2, मतलब तिरंगे का जो लंबाई होना चाहिए 3 होना चाहिए और चौड़ाई 2 होना चाहिए, 3 संबंध 2 के रेशियो में होना चाहिए। तिरंगे में कितना कलर होता है? 3। कौन कौन? किसका इतना तेज आ रहा है आवाज? ठीक है ठीक है। केसरिया किसका प्रतीक है? शौर्य और बलिदान का। ठीक है। व्हाइट शांति का। बाकी को भी आने दो। तुम लोग भी थोड़ा बोलो भाई। सफेद किसका है? शांति का। ठीक है। और नीचे क्या होता है? हरा। हरा किसका प्रतीक है? सुख और समृद्धि का। सफेद जहाँ पे होता है, जो पट्टी होती है, उसमें एक चक्र बना होता है, किस कलर का होता है? कितना उसमें तिलियां होती हैं? चक्र किसका प्रतीक है? चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से, अशोक चक्र। ठीक है ना। अशोक स्तंभ में कितने जानवर थे? कौन कौन? दौड़ता हुआ घोड़ा, वृषभ, शेर, हाथी, और सबसे ऊपर 4 सिंह बैठे हुए एक दूसरे की तरफ मुख करके, पीठ करके। अच्छा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होता है? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। कब गाया गया था पहली बार? दिसंबर 1911 में। कहाँ पे गाया गया था? दिल्ली में। ठीक है। किसके स्वागत में गाया गया था? जॉर्ज पंचम के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया। किसने लिखा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो किस नाम से छपा ये? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। गाने का टेन्योर कितना, मतलब टाइम कितना होता है? 52 सेकेंड। अगर विशेष परिस्थिति हो तो 20 सेकेंड में। ठीक है। चलो, ये तिरंगा झंडा हो गया। जो अगर झुका हुआ है मतलब क्या है? मतलब शोक का संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? शोक का संदेश दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तत्कालीन हो और उनकी मृत्यु हो जाए तो उसमें कितने दिनों तक झंडा झुका रहता है? 12 दिनों तक। और अगर पूर्व हो तो 7 दिनों तक। ठीक है। उल्टा झंडा किसका संदेश देता है? राष्ट्रीय विपत्ति या आपातकालीन स्थिति का संदेश देता है। ठीक है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब इसको लिखे थे? 1874 में। बहुत बढ़िया। किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में। कब इसको गाया गया था पहली बार? 1896 में। किस कांग्रेस के अधिवेशन में? क्लियर है। झंडा गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बोले तो याद करने के लिए कौन कौन याद करके आया है? नहीं याद करके आया। कौन लिखा था इस गीत को, झंडा गीत को? पार्षद श्यामलाल गुप्ता। चलिए, तो आप लोग बहुत बढ़िया याद किए हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय कैलेंडर पढ़ाए थे कल, तो राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे। अगर कोई डेट आपको हम दे दें और ईस्वी में दें, जैसे हम करें 2020 ईस्वी, मान लो 2020 ईस्वी में कोरोना आया था, तो कोरोना किस शक संवत में आया था? उसमें से 78 माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान। ठीक है ना। तो संविधान में आपको बताए थे कि जो चैप्टर का नाम होता है कौन सा होता है? भाग होता है। चैप्टर का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? भाग। और भाग टोटल कितने हैं संविधान में? 22 संविधान में भाग थे, हैं और रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन काउंटिंग से कितना हो गया बाबू? 25 हो गया। काउंटिंग से 25 हो गया। तो अब हम लोग पहला अध्याय संविधान का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मंत्र का उच्चारण किया जाए पहले अध्याय के लिए। ठीक है। पहला अध्याय, पहले अध्याय का नाम होगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम होगा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर है। अब बोर्ड पे जूम कर दिया जाए। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो भाग 1 है, आपसे क्या बोले थे हम कि भाग 1, भाग 2 ये चैप्टर का नाम है। और जब चैप्टर का नाम है उसमें टॉपिक पढ़ना होगा। तो इस भाग में जो टॉपिक होता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो इस भाग में, इस चैप्टर में 4 अनुच्छेद ही पढ़ना है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? वो 4 अनुच्छेद पढ़ना है।
तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, ये क्या है बाबू 2, ये क्या रहेगा 3, ये क्या रहेगा 4। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लिखना नहीं है, बस ध्यान से समझो। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। भारत राज्यों का संघ है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनियन, यूनियन। ध्यान समझना, हम यूनियन क्यों कह रहे हैं। हमारे संविधान में लिख दिया कि हिंदी में भारत राज्यों का संघ है, और क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। क्या शब्द जो कहा गया यहाँ के लिए, भारत के लिए? इंडिया दैट इज भारत। मतलब अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत इतना छोड़े थे कि इंडिया दैट इज भारत। हमारा भारत पहले नाम था कि इंडिया पहले नाम था? भारत पहले नाम था। अभी आप लोग करंट अफेयर में देखे होंगे कि 10-15 दिनों बाद डिबेट चल रहा था कि इंडिया का नाम क्या चेंज हो गया? भारत कर दिया गया। तो भारत तो था ही नाम, तो क्या चेंज किया गया? इसी में चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया? इंडिया दैट इज भारत, ये नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? भारत दैट इज इंडिया लिख दो, तब समझ में आएगा भाई भारत पहले कह रहे हो। अगर तुम कह रहे हो, जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओगे, तुम नाम जो बताओगे वो बताओगे जो तुम्हारे मार्कशीट में नाम है। हम कहेंगे अच्छा घर पे क्या बोला, निक नेम बताओ, तो अपना निक नेम बता दोगे, या पूरे भारत में निक नेम बताते फिरोगे अपना ओरिजिनल नाम। तो हमारा ओरिजिनल नाम भारत था, निक नेम इंडिया, किसी ने हिंदुस्तान रखा, कोई मतलब जिसको जो मन कर रहा है वो रख रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारा नाम भारत है देश का। तो फिर ये कहो ना कि भारत दैट इज इंडिया, तो अंग्रेज क्या कह दिए? इंडिया दैट इज भारत। वही चेंज किया गया है, अब इंडिया नहीं क्या कहा जाएगा? भारत। मतलब जहां भी होगा, अब जैसे कहीं पे सबमिट होगी हमारा देश वहां लीड करेगा, एशियन गेम में जाएंगे तो क्या कहा था पहले? इंडिया, मतलब द प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अब नहीं, द प्लेयर्स ऑफ भारत। भारत के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, अच्छा भी लगेगा, देसी है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाएगा इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा जाएगा? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन क्यों कहा जा रहा है इसको समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, तब ये बाकी आर्टिकल बताएंगे, ठीक है ना। देखो, एक होता है फेडरल, फेडरल, एक होता है यूनियन, यूनियन। इन दोनों का अर्थ होता है संघ। बात समझा गया ना? दोनों का अर्थ होता है संघ। तो सर फेडरल भी संघ है, यूनियन भी संघ है, तो दोनों में अंतर क्या है? अभी इसका एग्जांपल बताते हैं। यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये फेडरल कंट्री है। वो भी क्या है? हिंदी में क्या कहा जाएगा? संघ है, लेकिन फेडरल है। उसका इंग्लिश क्या होता है? फेडरल होता है। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? यूनियन है। इसका भी हिंदी क्या होगा? संघ होगा। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि फेडरल मतलब होता है कि यहाँ एक देश है, ये है यूएसए, और इसमें कई सारे स्टेट मिलके बने हैं, है ना। फेडरल देख रहे हो, स्टेट्स। तो अगर आपका देश फेडरल है तो यहाँ के जितने राज्य हैं वो जब चाहें समझौता अपना जो हुआ है कि आप एक साथ मिलकर रहेंगे, तोड़ के बाहर हो सकते हैं। क्लियर हुआ ना? मतलब फेडरल जो होता है उसका भी हिंदी क्या है? संघ। यूनियन जो होता है उसका भी हिंदी क्या है? संघ। लेकिन अंतर क्या है कि फेडरल जो होता है वह कई राज्यों के बीच एक समझौता होता है कि हम लोग मिल करके एक देश का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब मिल करके, स्टेट्स, स्टेट मतलब बहुत सारे राज्य ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहुत सारे राज्य मिल करके क्या बनाते हैं? एक यूएसए बनाते हैं। तो फिर क्या होगा सर? जैसे फ्लोरिडा, जितना देखते हो ना सबका अलग अलग, मतलब वहां पे जाओगे तो अलग तिरंगा मिलेगा, करेंसी बस सेम रहेगी, इंटरनेशनल मैटर सेम रहेगा, लेकिन अपना स्वतंत्र राज चलाएंगे लोग। बात समझ आ रहा है? अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? राष्ट्रपति का नाम जानते हो, प्रधानमंत्री का नहीं जानते हो, इसलिए कि वहां पे राष्ट्रपति ही मेन होते हैं। जबकि भारत का राष्ट्रपति का नाम दूसरा देश नहीं जानता होगा। दूसरे देश के बच्चों से पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रपति कौन है तो चुप हो जाएगा। अपने देश में भूल जाएंगे सब। अभी हम सबसे पूछ दे तो कोई ना कोई भूल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री पूछ जाए तो पूरा विश्व का जनता बता देगा ना भारत के प्रधानमंत्री।
नरेंद्र मोदी। तो जहाँ पे जिसकी महत्व होती है, जिसका महत्व होता है, वही क्या होता है, फेमस होता है। तो फेडरल समझ में आ गया। ये फेडरल का मतलब होता है, हिंदी होता है संघ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जब राज्यों के बीच, कई राज्यों के बीच एक समझौता हो जाए कि हम लोग एक देश बन के रहेंगे, तो वो संघ बनता है फेडरल। इसमें क्या होता है कि जब राज्य चाहे उस समझौता को तोड़ करके अपना स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन बने, जिसका अर्थ होता है संघ, तो कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं जिसमें से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है, यूनियन है, फेडरल नहीं है। तो ऑप्शन में क्या आता है, जैसे हिंदी में क्वेश्चन देता है और इंग्लिश में भी देता है, जब पेपर देने जाओगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देगा। तो मान लो कह दिया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। ऑप्शन मान लो ए दिया है, डी भी दिया है, संघ है, तुम ए मार दोगे तुरंत। अंग्रेजी में जाकर देखोगे तो ए में दे रहा है कि फेडरल कंट्री, डी में दे रहा है कि यूनियन कंट्री, तो यूनियन मारना है, डी ऑप्शन मारना है। समझ आ गया, दोनों का अर्थ होता है संघ। तो अमेरिका हो गया एग्जाम्पल फेडरल का, और इंडिया हो गया यूनियन। तो पहला हमारा आर्टिकल क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों क्या है, संघ है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये जो संघ है ना, ये अविनाशी है, क्या बाबू, यूनियन जो है अविनाशी है। अविनाशी, अविनाशी का मतलब क्या होता है, जिसका नाश ना हो सके। दिखाई दे रहा है कैमरा में, ये अब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो सके। तो अभी अब बताया ना, यूनियन बनेगा तो उसका विनाश नहीं। क्लियर है। अब ये जो बन रहा था, इसके बारे में हम बताएंगे, उसके पहले हम 2, 3 और 4 को समझा देते हैं। इसको मिटा दें, इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसको, ये जो समझाया इसको मिटा रहे हैं बस, ठीक है। अब देखो, अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो हमारा संघ बना है ना, संघ जो हमारा भारत का संघ बना है, उस संघ में कोई बाहरी क्षेत्र शामिल हो सकता है। बाहरी क्षेत्र को क्या किया सकता है, शामिल किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 2 कहता है कि हमारा संघ बन के तैयार हो गया, भारत का मैप कल लगवा दिया जाएगा यहाँ पे, जरूरी है, ठीक है ना। संघ बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसमें चलो मैप बना के दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो कि मैप हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये जो संघ बन के तैयार हुआ है, इस क्षेत्र में अगर किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल करना हो, बाहरी क्षेत्र को, जैसे मान लो कि कल को बलूचिस्तान कहे कि हम आना चाहते हैं भारत में, कल को भूटान कहे कि देखो ये क्या है, नेपाल, नेपाल है ना बाबू, और ये क्या है, भूटान, कहे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत उसको शामिल करेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। क्लियर है, अनुच्छेद 2 के तहत बाहरी क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। क्या अपने क्षेत्र को बाहर दे सकते हैं, राज्य कभी बाहर नहीं जा सकता, अनुच्छेद 1 ही रोक दिया है पहले ही, ठीक है। अनुच्छेद 3 पे आते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जब देखो ये हमारा क्षेत्र संघ बन के तैयार हो गया, बाहरी को मिलाना है, आप मिला सकते हो। अब 3 कहता है कि जब मिला लिए हो तो इसके अंदर जितना कूटना पीसना हो कूट पीस सकते हो। अर्थात मन करे तो राज्य का नाम बदल दो, मन करे राज्य का क्षेत्र बदल दो, मन करे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दो, एक राज्य को तोड़ के कई सारे राज्य बना दो। यहाँ देखो बोर्ड जो है यहाँ पे, कहाँ देख रही हो, यहाँ पढ़ा रहा है ना, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, खड़ी जाओ, क्या समझा रहे थे, कौन खोल रहा है, तुम अपना काम करो ना, पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे संघ बन के तैयार हो गया। संघ के बाद बाहरी क्षेत्र को मिलाना है तो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि अब बाहरी क्षेत्र और अंदर क्षेत्र मतलब नहीं है। अब मतलब है कि इस जो अंदर बन के तैयार हो गया है, इसमें तुम चाहो तो नाम परिवर्तन कर दो, तुम चाहो तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दो, एक राज्य को कई पार्ट में तोड़ दो। क्लियर है ना, एक राज्य को कई पार्ट में तोड़ दो। ये कौन अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है। और आप देखते हो कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ठीक है।
अभी सॉरी यूपी से उत्तराखंड वाला किया गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला किया गया, अभी 2014 में किससे तेलंगाना वाला किया गया, आंध्र प्रदेश से। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया जा रहा है, आर्टिकल 3 के तहत। अनुच्छेद 3 संविधान में ये पावर देता है किसको, संसद को। अच्छा संसद क्या होता है, यहाँ पर समझाते हैं, दिखाई दे रहा ना, संसद 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 में लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति। ये 3 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, संसद। तो जब भी बात आए, अच्छा सांसद नहीं कह रहे हैं, सांसद मतलब संसद के अंदर बैठने वाले लोग, वो सांसद हो गए। पार्लियामेंट, इसका इंग्लिश क्या होता है, संसद का पार्लियामेंट, और सांसद का इंग्लिश क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो जो आप डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होता है और आप वोट करके चूज करते हो, वो कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कहाँ जाकर बैठते हैं, पार्लियामेंट में। तो हम संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद के 3 अंग कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यही संसद ये सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। संसद ही बाहरी क्षेत्र को शामिल करेगा, संसद ही इनके अंदर जितने राज्य हैं उसमें जो भी परिवर्तन करना पड़े। अनुच्छेद 3 कहता है ना कि संसद को अधिकार दे दिया कि तुम अंदर जो मन करे वो करो। बिहार का नाम तुमको मन करे तो मतलब कुछ भी रख दो, बात समझ आ रहा है। अभी आप सुने हो ना कि यूपी और बिहार का कुछ पार्ट मिला के पूर्वांचल बनने वाला है, तो ये कौन करेगा, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। क्लियर हुआ। चल अब आते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 में जो बातें कही गई हैं, क्या बातें कही गई हैं, कि संसद किसी बाहरी क्षेत्र को संघ में शामिल कर लेगा। अनुच्छेद 3 में जो बातें कही गई हैं, क्या कहा गया है, संसद इस संघ के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, 2 क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकता है, या एक राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकता है। तो ये 2 और 3 में जितना प्रावधान करने के लिए कहा गया है ना, अनुच्छेद 4 कहता है इसके लिए जो संसद में कानून बनेगा, विधेयक आएगा, वो साधारण बहुमत से पास होगा। किस बहुमत से बाबू, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है, 2 प्रकार के बहुमत होते हैं, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। जैसे आप लोग की संख्या मान लेते हैं, इस समय है 5, 6, 4, 10 है, ठीक है ना, हमको ले लो 11 है, ठीक है। अब हम कुछ बात कहते हैं कि ये बताओ कल क्लास चलाया जाए कि ना चलाया जाए। तो अगर 11 लोग हैं, 6 कह दें चलाया जाए, मतलब कि ये कहा जाएगा आधे से एक अधिक बोल दिए, तो मतलब उनकी बात मान ली जाएगी। तो ये कहा था साधारण बहुमत। विशेष मतलब जब 2/3, मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा कहे, जैसे 11 लोग में कम से कम 8 लोग कहें कि हाँ चलाया जाए, तब माना जाएगा कि चलेगा। तो हम क्या कहेंगे, भाई तुम लोग की बात हम मानेंगे, लेकिन कब, जब विशेष बहुमत से पारित करोगे। अगर 6 लोग कहोगे नहीं चलेगा, तो हम कहेंगे ये पास नहीं हुआ। और साधारण बहुमत होगा तो 6 लोग कहेंगे तब भी मान लिया जाएगा। तो ये बताओ, हमको कोई काम करवाना हो तो हम क्या चाहेंगे, साधारण बहुमत रहे कि विशेष बहुमत? हम साधारण, जल्दी हो जाएगा काम। देखो जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे मन का हो, जब मन करे छुट्टी कर दो, जब मन करे पढ़ाएं। तो हम चाहेंगे कि जो बात हो, विधेयक की बात हो, साधारण बहुमत से हो, कि कम बच्चों को अपने फेवर में कर लेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत रहेगा तो ज्यादा बच्चों को फेवर में करना होगा, प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं यहाँ पे, संसद में जो बहुमत होती है कहाँ होती है, लोकसभा में। लोकसभा में जिसकी बहुमत उसकी सरकार, आपको पता है। तो टोटल लोकसभा में कितने सदस्य बैठते हैं बाबू, 545। और 545 का आधा करके 1 अधिक करोगे तो ये 273 होता है लगभग। 272, तो सांसद को काट के तो करेंगे नहीं, कितना जाएगा, 273। अब ये बताओ, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे उनके पास कम से कम 273 सांसद होंगे तभी प्रधानमंत्री, आधे से 1 अधिक। तो जिसका सरकार है उसकी साधारण बहुमत तो रहेगी ही। अब अगर किसी विधेयक को कह रहे हो कि कानून बनाया जाएगा साधारण बहुमत से, इसका मतलब तुम मनमानी दे दिए सरकार को कि सरकार जब चाहे तब पास करा ले। अगर विशेष बहुमत से पास कराने की बात हो जाए, इसका मतलब सरकार को अपना एड़ी रगड़ना पड़ेगा। आधे से अधिक तो तुम्हारे पास है, बाकी जो अधिक चाहिए वो विपक्ष से लेना होगा, और विपक्ष तब देगा जब बढ़िया बात होगा, तुम्हारे फेवर में होगा तो देगा, नहीं देगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है ना कि साधारण बहुमत की आवश्यकता है।
इसका मतलब है कि सरकार की मनमानी हो रही है। सरकार जब चाहे इसको क्या कर लेगी, पास करा लेगी। आप बताओ, किसी बाहरी क्षेत्र को अगर शामिल कराना हो, जैसे संविधान सभा जो हमारी कानून बनाई थी उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, साधारण बहुमत से पास कराना। जैसे मान लो कि भूटान आज कहे कि हम चाहते हैं शामिल हो जाए, शामिल हो जाए, तो भूटान अगर आज शामिल हो रहा है तो इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में भूटान सन 2023 में शामिल हुआ। इतिहास के पन्नों में छप जाएंगे। दूसरा विपक्ष क्या चाहेगा कि अभी रोक दो, जब हम आते हैं तब हो जाए, चाहेगा ना। अगर विशेष बहुमत की बात हो तो वो लोग सपोर्ट करेंगे, पारित ही नहीं होने देंगे। और पारित नहीं होने देंगे तो क्या जरूरी है कि 24 में तुम्हारी सरकार आ जाए तो भूटान चाहेगा कि आ जाए? हो सकता है कि वो कहेगा हम नहीं आएंगे। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जब उसका मन बने तो तुरंत हड़पो, यही बात हुई ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है? साधारण बहुमत ही होना चाहिए। दूसरा चीज ये कहता है साधारण बहुमत होना चाहिए। दूसरा, जब भी ये विधेयक संसद भवन में पेश किया जाए तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाए। मतलब राष्ट्रपति मान लो यहाँ बैठ गए, राष्ट्रपति हम यहाँ बैठ गए, यहाँ लोकसभा के लोग बैठे हैं 545 और 245 होते हैं राज्यसभा में, तीनों मिल के जब पास करेंगे तो पास होगा। तो इस विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति कहते हैं हाँ ये सही है, मतलब कानून बने, ये राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए, राज्य का बंटवारा किया जाए, इस देश को शामिल किया जाए, जो भी करना हो किया जाए, साइन कर देंगे तब जाएगा लोकसभा में। बात समझ आ रहा है ना। तो सर अगर राष्ट्रपति कह दें, मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर विपक्ष के हों, अब वो कह दें कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने यहाँ उतना ही पावर है जितना घर में फूफा लोगों का होता है। फूफा लोगों का कितना इज्जत होता है, आ गए कपड़ा पहन लिए हैं, ठीक है, जीजा जब तक है तब तक तो ज्यादा इज्जत है। फूफा हुआ तो क्या होता है, फूफा। दीपक के सामने बोल दो तो दीपक बुझ जाए होता है ना। तो उतना ही इज्जत है राष्ट्रपति का अपने यहाँ, मतलब नाम मात्र के, आपको साइन करना ही होगा। अगर एक बार कह दिया जाए प्रधानमंत्री भेज दिए कि साइन कर दिए थोड़ा, तो न चाहते हुए, अच्छा कभी सुने हो कि राष्ट्रपति कह रहे हो कि देश में अच्छा काम नहीं हो रहा है? आवाज ही नहीं निकलती है। प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति जब, तो 2012 में बने तो 2017 तक रहे थे, तो 3 साल तो कार्य करने का मौका मिला ना उनको मोदी के साथ, और थे कांग्रेस के, तो विपक्ष में होना चाहिए ना। कुछ नहीं, जिसको राष्ट्रपति बना दिया गया उसका बोली बंद, उसके मुंह पर ताला मार दिया था, बोलना नहीं है अब, चाहे कितना हो बढ़िया नेता, राष्ट्रपति कभी नहीं बोल सकते हैं। दूसरा चीज, राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं ना, सुनते हो, जैसे गणतंत्र दिवस पे कौन भाषण देता है? राष्ट्रपति। और स्वतंत्रता दिवस पे कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं ना, वही भाषण जिसकी सरकार होती है वो लिख के देता है कि यही बोलना है जैसे भाषण पढ़ोगे तो ऐसे होता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये विकास के इतनी लाइन बिछी, ये हुआ ये हुआ। भाई समझ नहीं आता है कांग्रेस पार्टी के प्रणब मुखर्जी इतना तारीफ मोदी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने लिख के दिया कि इतना ही बोलना है आपको। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाएगी, उसके बाद जाएगा विधेयक कहाँ पे? लोकसभा में। लेकिन उसके पहले भी कहा जाता है ना कि राष्ट्रपति अनुमति जब देते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उस राज्य के पास भेज देते हैं उस विधेयक को जिस राज्य के नाम में या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। भाई थोड़ा सा जरूरी है ना, पूछ लिया जाए, नहीं तो ये तानाशाही हो जाएगी। मान लो कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा बिहार में तो है नहीं, वो कहते हैं हम बिहार को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, और विधेयक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति साइन करेंगे ही, लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, तुरंत टूट जाएगा ना बिहार। तो भाई बिहार के जनता से ही पूछ लो कि वो क्या चाहती है। ठीक है, तो विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करने के पहले उस राज्य को भेज देंगे जिस राज्य पे इसका प्रभाव पड़ने वाला हो। अब बात आती है ये कि सर ये बताइए, राज्य अगर अपने हित में उसको पास न करे, अपने विधानसभा से कह दे कि नहीं नहीं हमको मंजूर नहीं है बंटवारा, तब क्या होगा? तो ये जो पूछना है ना, वो उतना ही पूछना है जिस तरीके से इस समय आज्ञा विजय दिया जाता है गांव में घूम के। जैसे लोग क्या कहते हैं, फलाना के यहाँ 7 बजे आज्ञा विजय आ जाना, उसके बाद तुम आओ या ना आओ, कोई पूछने वाला है? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब तुम चले गए तब भी बढ़िया, नहीं गए तो सुबह या 2 दिन बाद भी कोई नहीं पूछेगा तुम दिखाई नहीं दिए थे। वही हाल है राज्य से पूछना। राज्य कहे कि हाँ कर दो तब भी ठीक, कह दे नहीं तब भी ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति के पास फिर जाएगा, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो लिखा है, मान लो कि राज्य कह रहा है, राज्य की विधायिका कह रही है, विधानसभा
कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य का नाम परिवर्तन हो या राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन हो, फिर भी राष्ट्रपति साइन करके दे देंगे तो लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, परिवर्तन हो गया। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तेलंगाना जब बन रहा था आंध्र प्रदेश से, तो 2014 की बात है ये, और 2014 में सरकार किसकी थी? जब बंटवारा हुआ कांग्रेस की, इलेक्शन आने वाला था और वहाँ डिमांड हो रहा था कि आंध्र प्रदेश को बंटवारा कर दिया जाए। तो सरकार ने क्या किया? राष्ट्रपति के माध्यम से खबर भेजा। अब आंध्र प्रदेश का विधानसभा उस विधेयक को फेल कर दिया। फेल करने का मतलब कि हमको बंटवारा मंजूर नहीं है। फिर भी गया 2 दिन में पास, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बन के तैयार है ना। आज 1 नवंबर को किसका बंटवारा हुआ? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ और बना छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बन गया। 9 नवंबर को हुआ यूपी और उत्तराखंड, और 14 नवंबर को हुआ बिहार और झारखंड। 2000 में लालू जी की सरकार थी, बिहार बट गया और झारखंड और बिहार 2 राज्य बनकर तैयार हुए। तो तत्काल में 14 में हुआ, उसके बाद अभी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 समझ में आ गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो 2 और 3 में जो भी बातें कही गई हैं, क्या क्या कही गई हैं? 2 कहता है कि भारत सरकार चाहे तो अपने संघ में किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल कर सकता है। 3 कहता है कि भारत सरकार अपने संघ के अंदर जितना कुटाई पिसाई करना है कर सकता है, नाम, क्षेत्रफल जो मन करे कर ले। इन दोनों कामों के लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो विधेयक साधारण बहुमत से पास होगा। अब प्रोसेस लिखा गया है 4 में, किस तरीके से होगा। सबसे पहले विधेयक जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने। राष्ट्रपति उसको उस राज्य के विधायिका के पास भेज देंगे जिस राज्य पे प्रभाव पड़ने वाला उस विधेयक का। विधायिका चाहे उस विधेयक को पास करे या फेल करे, जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होते ही लागू हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो हमारे मतलब कानून होगा। अब देखना है कि इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले फिर चलते हैं अनुच्छेद 1 पे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय किस तरीके से, आपको पता है ना कि आजाद हुआ उस समय क्या था हमारा देश? राजा लोग थे, अंग्रेजों का शासन था। तो ये हमारा उस समय का भारत नहीं था। देखो भारत का बंटवारा कैसे हुआ है। भारत जो हमारा था वो ये था, देखो देख रहे हो ना, ये हमारा भारत, यहां से लेकर के यहां तक ये भारत था, ठीक है। लेकिन 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान किसका पार्ट था? भारत का। अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। पहला बंटवारा हो गया 1893 में। अब जो भारत बचा उसको हम लोग क्या किए? 1935 में ये पार्ट काट के अलग कर दिए। ये बर्मा है जो म्यांमार है। समझ आ रहा है ना? अब देखो जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, इतिहास में पढ़ाएंगे, तो जो हमारे मुगल शासक थे अंतिम बहादुर शाह जफर, उनको रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ है बाबू? रंगून बर्मा में एकदम नीचे है। और इतना प्रभाव था कि गाना अपने यहाँ है कि मोरे पिया गए रंगून, ये है टेलीफोन। सुने हो? आप सुने होंगे गाना पुराना है कि मोरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन। इसका मतलब रंगून कहीं ना कहीं भारत का पार्ट था, तभी तो ये बात आ रही है। तो ये बर्मा को कब अलग कर दिया गया? 1935 में। दूसरा बंटवारा भारत का 1947। तीसरा बंटवारा ये जो दिख रहा है ये पाकिस्तान, ये वाला लाइन हम लोग खींच दी गई, ये लाइन तीसरा बंटवारा। और कहाँ पे? ये देखो ये पार्ट, ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो पाकिस्तान जब बंट रहा था ना, तो कहा गया कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है अर्थात मुसलमान ज्यादा हैं उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। तो पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र जो था ना, इसे मतलब मुसलमान ज्यादा थे और ये यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, तो इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। फिर बंटवारा हुआ 1971 में और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और इसका जन्म होता है, इसका नाम है बांग्लादेश। क्लियर हुआ? तो इतने बंटवारे हुए, मतलब भारत हमारा इतना था। 1947 में जब बंटवारा हुआ, आजादी हुई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? ये पूरा था ना, ये देख रहे हो ना, ये हम लोग हैं। अब अफगानिस्तान को मिटा दे, अफगानिस्तान को मिटा दिए, बर्मा को मिटा दिए, ठीक है। ये वाला हमारा 1947 में था पूरा पार्ट, इतना बड़ा भारत था। कहा गया, लॉर्ड माउंटबेटन आए गवर्नर जनरल बन के, कहा गया कि किस तरीके से बांटा जाए। तो ये जो देख रहे हो ना, इसमें
लगभग 50% भाग पे ब्रिटेन का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाकी 50% ब्रिटेन का शासन नहीं था। भारत के देसी राजा राज करते थे, जैसे मझौली राज, हथुआ राज, सिंधिया राज, ग्वालियर, मतलब जितने राजा थे वो राज करते थे। तो सर ईस्ट इंडिया कंपनी राजा लोगों को पराजित क्यों नहीं किए? वैसे राजा ही राज किए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चाटुकार थे, चपलूसी करते थे। तो चलो भाई ठीक है, टैक्स दोगे, हाँ दे रहे हैं तो शासन चलाओ, क्या दिक्कत है। जब आज़ादी की बात आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया, मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना क्षेत्र है वो हम भारत को सौंप दे रहे हैं, जो हमारे पास है। लेकिन जहां देसी राजा राज कर रहे हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो भारत में मिल जाए, और चाहे तो स्वतंत्र हो जाए। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। इसलिए कि लगभग 600 से अधिक क्या थे, राजवाड़ा थे। और मान लो कि हमारा भारत ऐसा बना होता, इमेजिन करो कि यहाँ यहाँ बीच बीच में देसी राजा होते, तो ये हमारा देश चल पाता? हम जैसे ही हमारी ट्रेन जाती, कहते लोग रुक जाओ, हमारा बाहर घूम के जाओ, होता ना। अब मान लो कि हथुआ के राजा होते, मझौली के राजा होते, सलेमपुर जाना होता, रोक देते, इधर से नहीं इधर से और हो के जाओ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। मतलब जो देश बने वो एकदम प्योर बने, इसका जिम्मेदारी दिया गया उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अब देखो ऐसे ही नहीं, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है? लौह पुरुष। लौह पुरुष मतलब जिसका, हाँ वह आयरन का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? लौह। मैन का मतलब पुरुष, ठीक है। तो जिसका जिगरा जो है ना, जिगरा वो लोहे जैसा मजबूत हो, जो निर्णय ले ले उसको करे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप क्या करो, देश का एकीकरण करो। उनके साथ थे एक बीके मेनन जो आईएएस अधिकारी थे, उनको कहा गया आप इनके साथ रहो। और लॉर्ड माउंटबेटन तो थे ही गवर्नर जनरल, घूम घूम के बेचारे क्या कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे। अब बात आई कि इन लोग कैसे मिलाया जाए, तो लगभग 550 देसी रियासत भारत के तरफ आ गए इधर, कि हम इधर मिलेंगे, और बाकी किधर चला गया, पाकिस्तान की तरफ। लेकिन 3 राजवाड़े ऐसे थे जो कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं मैप में आपको, ये गुजरात है ना, गुजरात है ये वाला। तो ये नीचे वाला जो पार्ट था ना, इसका नाम था जूनागढ़। क्या नाम था वो? जूनागढ़। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का मतलब यहाँ का राजा मुसलमान था, हिंदू ज्यादा थे, ठीक है ना। यहाँ पे है हैदराबाद। आज हैदराबाद एक शहर है, लेकिन उस समय एक ये था, पूरा राजघराना था। हैदराबाद वही है जहाँ को वैसी हैं, निजाम वैसी हैदराबाद, उसी राजघराने के हैं। कहानी भी बताते हैं। ये कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद। यहाँ था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर J&K। जूनागढ़ कह रहा है कि हम मिलेंगे कहाँ? पाकिस्तान में। हैदराबाद कह रहा है हम भी मिलेंगे पाकिस्तान में। अब बताओ, पाकिस्तान यहाँ हो जाए, पाकिस्तान यहाँ हो जाए, पाकिस्तान यहाँ, पाकिस्तान यहाँ, हम कहाँ रहेंगे भाई? चारों तरफ से छोटे छोटे करके घेर लोगे, सेना का कैंप बना दोगे। आज सीज फायर करते हैं सब यहाँ से, आतंकवादी यहाँ से घुसते हैं, अब तो घर में ही घुसते हमारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ऐसे नहीं होगा भाई, आप लोग इस रेंज में आ रहे हो, भारत में मिल जाओ। ये कह रहे हैं, यहाँ पे राजा थे हरि सिंह जम्मू कश्मीर, ये कह रहे हैं कि हम भाई स्वतंत्र रहेंगे। इनको कहा गया ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे है, स्वतंत्र ये रह सकते हैं। इन दोनों से कहा गया भाई तुम क्या करो, मिल जाओ भारत में, मिल जाओ भारत में। नहीं माने लोग। तब की बात है 1947 की। अब जूनागढ़ में, मतलब ये जूनागढ़ में तुरंत आर्मी भेज दी गई, बस समझ आ रहा है। और कहा गया, घेर लिया गया उनको कि तुरंत क्या करो, खाली करो। तो जूनागढ़ के राजा जो थे वो भाग गया पाकिस्तान। भाई जिन्ना के कहने पे ही ये इधर मिल रहे थे कि ये मिल जाएंगे नीचे, तो ये भाग गया पाकिस्तान। तो जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया गया फोर्सफुली, जबरदस्ती। अब बात आई हैदराबाद की, तो पुलिस के भेष में आर्मी भेजी गई। जैसे देखो, आर्मी ना अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। कहीं सुने हो कि लोग विद्रोह किया, आर्मी उतर गई गोली मार रही है? नहीं। पुलिस से संभालो आंतरिक मामला। आर्मी उतर जाएगी तो यूनाइटेड नेशन जो है वो तुरंत रोक देगा कि आर्मी नहीं उतरना चाहिए। तो अगर उस समय आर्मी उतर जाती हैदराबाद में, और हैदराबाद के पास सेना थी, जबरदस्त सेना थी, पावरफुल था। हैदराबाद के पास बहुत पैसा था, बहुत सोना चांदी रखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसके पास सेना भी थी। पुलिस जाती तो पुलिस को हरा देता, युद्ध के लिए तैयार था। उसका जो सेनापति था उस समय एकदम युद्ध के लिए तैयार था। तब क्या किया गया, आर्मी को वर्दी पहना दिया गया, किसका? पुलिस का।
और उतार दिया गया। चलो भाई पुलिस जा रही है। अब पुलिस जब मारना स्टार्ट की तो वहां का सेनापति कह रहा है ना ना ये पुलिस नहीं है, इस तरीके से पुलिस थोड़ी मारती है, पुलिस डंडा चलाती है तो फायर कर दे रहे हैं सब। तो तब तक राजा क्या किया, वहां से अपने चार्टर प्लेन हेलीकॉप्टर से उड़ के और कहां चला गया, पाकिस्तान। वैसी कौन है तब, वैसी ऐसे हैं जैसे उस समय जो नवाब होते थे ना, उनकी एक रानियां नहीं होती थी, 10-20 रानियां होती थी, तो खुद भाग गया अपनी मेन रानी को, अपने मेन बच्चे को लेकर के। बाकी वैसी वैसी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये लोग वहीं पन पे, भाई कुछ तो संपत्ति मिलेगा ही, यही पन पे। और हैदराबाद को, जूनागढ़ को क्या कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। क्लियर है। जूनागढ़ में कहा गया हिंदू की संख्या ज्यादा थी, तो वहां पे जो शासक थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में मिलेंगे, तो कहा गया काम करो जनमत संग्रह करा लेते हैं। जनमत संग्रह समझते हो, वोटिंग कराते हैं कौन किसमें मिलेगा। तो राजा को पता था कि वोटिंग होगी तो हिंदू ज्यादा हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वोटिंग करा लिए। जैसे ही वोटिंग कराए, हैदराबाद कहने लगा कि हमारे यहाँ भी वोटिंग करा लो। और पटेल जी को पता था कि अगर वोटिंग होगी हैदराबाद में तो मुसलमान की संख्या ज्यादा है, कह देंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो वहां पे वोटिंग नहीं कराए। देख रहा दिमाग। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार भारत में ले लिया गया, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के बल पे। अब बात आती है कि सर इसको क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को, इनको स्वतंत्र छोड़ा गया। और कहा गया, संधि हुई हरि सिंह से कि न तो भारत अटैक करेगा न तो पाकिस्तान अटैक करेगा। लेकिन ये आपको पता ना कि ये सब पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर में। इधर से क्या हुआ कि कुछ कबीलाई लोग थे, कबीलाई लोग वो होते हैं ना कि जैसे जो जंगल में रहते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, छिन्नी हथौड़ी से वो तोड़ तोड़ के सिलवट लोढ़ा पत्थर बेचते हैं, वो कबीलाई लोग हैं। तो उन सबको ना पाकिस्तानी आर्मी चढ़ा दी, ये काम करो तुम लोग अटैक कर दो हरि सिंह पे। वो सब बोले कि हम तो अटैक करेंगे लेकिन मारे जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम लोगों के वेशभूषा में ना पाकिस्तान आर्मी रहेगी। समझ आ रहा है, हैदराबाद से सीख लिया। तुम लोग वेशभूषा कौन है, पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी कबीलाई इलाकों, मतलब अभी भी इतिहास में लिखा रहता है ना कि जम्मू कश्मीर पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादी नहीं थे, उनके साथ कौन थी, पाकिस्तान आर्मी थी। इधर से आक्रमण करते हुए बढ़ रहे हैं सब, बढ़ रहे हैं सब। अब जब देखे यहां तक पहुंच गए सब, यहां तक जब लगा कि अब आ जाएंगे सब श्रीनगर के पास, तब हरि सिंह तुरंत अपने मंत्री को भेजे, किसके पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। भाई रक्षा करो, हम चाहते हैं कि भारत में मिल जाए, पाकिस्तान दगा कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू बोले पटेल जी को, गृह मंत्रालय वही थे ना, कि ये काम करो कार्रवाई किया जाए। पटेल जी बोले कि ना ना बहुत उड़ रहे थे, जब हम कह रहे थे कि मिल जाओ तो ना स्वतंत्र रहेंगे, रह लो स्वतंत्र। बोले नहीं नहीं देखो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जब कब्जा कर लेगा तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो तुरंत यहाँ से आर्मी भेजी गई और उसमें एक मतलब जो मेजर बना के भेजा गया, उस्मान, मतलब जो मेजर थे हमारे उस्मान थे, बहुत ही बहादुर, मतलब जैसे वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है ना, वैसे ही उस्मान का। उस्मान जब इधर से लड़ने गए और मार कर भगाना स्टार्ट किए, तो कहा जाता है कि जिन्ना पैगाम भेजे, पैगाम समझते हो ना, लेटर, कि आप भारत में मत रहो, आप कहाँ मिल जाओ, पाकिस्तान में आ जाओ, हम आपको यहाँ का मतलब आर्मी चीफ बनाएंगे। भाई एक मेजर रैंक का आदमी को ऑफर दिया जाए आर्मी चीफ बनेगा, भाग जाएगा, चलो भाई हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान बोले नहीं, दे हमारे खून का कतरा कतरा भारत के लिए हम शपथ लिए थे, भारत के लिए ही कतरा कतरा क्या होगा, खत्म होगा। शपथ जब बने थे मेजर तो किसके लिए लिए थे, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, भारत के लिए, तो लड़ेंगे भारत के लिए। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई उस युद्ध में, लेकिन जो यहां तक वो पहुंच गए, यहां तक, ये वाला देख रहा हूं, इनको धक्का देते हुए पीछे तक, तब तक पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ था। 47 में जब आजाद हुए ना, तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया था। अमेरिका गुरु जी जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, चाटुकारिता वाला आज भी करता है पाकिस्तान, देख रहे हो ना, आज भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। कभी पाकिस्तान अमेरिका से मिलता है तो खाता है, कभी चाइना से लेता है, और यही काम है कर्ज में डूबे रहना। तो तुरंत अमेरिका के पास गया, अमेरिका यूनाइटेड नेशन में गया, कहा कि युद्ध रोको भाई, युद्ध क्यों हो रहा है, तो युद्ध रोक दिया गया। अब यूनाइटेड नेशन में हुआ कि जो जहां है वहीं रुक जाए, तो वहीं पे क्या हो गया, रुक गया। तो जो ये लाइन है ना, इसके इधर वाला हम लोग कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदी में कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब पाक ने जो हमारा कश्मीर कब्जा किया है वो क्षेत्र, बात समझ आ गया। और वो क्या कहता है इधर, इसको क्या कहता है, वो कहता है गुलाम कश्मीर। हम लोग कश्मीर को पाकिस्तान क्या कहता है, गुलाम कश्मीर। और इसको क्या कहता है, आजाद कश्मीर। देखना न्यूज में कहेगा आजाद कश्मीर, बात समझ आ गया। तो ये POK है, इसीलिए आप देखे होंगे
कि एक बार अमित शाह गृह मंत्री इस समय, राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का नेता संसद भवन में पूछ दिया कि क्या आप पीओके लेके रहोगे, पीओके लोगे? तो बोले ना कि देखो पीओके हमारा है, लेंगे क्या होता है। और उसके लिए अगर हमारे मतलब हमारा कतरा कतरा भी न्यौछावर करना हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत यूट्यूब पे वीडियो है, देख लेना, एकदम मतलब गुस्से में लाल हो गए थे। पीओके लेंगे क्या? पीओके हमारा है। हरि सिंह का लेटर हमारे पास है। हरि सिंह जो लेटर ताम्रपत्र पर साइन किए थे कि हम कश्मीर का विलय किसमें करते हैं, भारत में। तो ये पूरा कश्मीर था ना, भारत में है। तुम करोगे पीओके, पीओके पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान में कश्मीर हमारा कश्मीर है। हम जब चाहे तब लेंगे और उसको लेंगे ही। और इसीलिए हमेशा भारत अप्रोच करता रहता है पीओके को लेने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये था जो अनुच्छेद 1 के तहत हमने क्या कर लिया, पूरा देश बना के रख दिया और कहा कि ये हमारा संघ है। ठीक है, अब उस समय कंडीशन समझो। ये नेपाल था, ये सिक्किम जो दिख रहा है ना, ये सिक्किम है, सिक्किम। ये सिक्किम आजाद था 47 में। क्या था ये? आजाद था। भूटान आजाद था, नेपाल आजाद था, सिक्किम आजाद था। और इन सब के ऊपर ये क्षेत्र जो है वो तिब्बत है। क्या है? तिब्बत। तिब्बत भी आजाद था। और इधर चाइना है। तब तक 60 के बाद तिब्बत पे अत्याचार करना स्टार्ट किए सब चाइना वाले। और वहां से जो मेन थे, दलाई लामा, नाम सुने हो? दलाई लामा बौद्ध भिक्षु भारत में है। वो 59 में भाग के आ गए भारत, और भारत उनको शरण दे दिया। चाइना हो गया गुस्से में कि शरण क्यों दिए हो, और 62 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो 62 में भारत चाइना युद्ध हो गया। ठीक है, जिसमें हम पराजित हो गए। इसके बाद तिब्बत को क्या कर लिया, वो कब्जे में ले लिया। अब नेपाल भी डर गया, सिक्किम भी डर गया, भूटान भी डर गया कि इसी तरीके से अगर हमको भी अब कब्जा में ले लेगा तो क्या करेंगे। तो कहा जाता है कि 1974 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। सिक्किम के राजा से बात हुआ और सिक्किम बोला कि आप एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लीजिए, हम मानते हैं कि हम आपके अधीन राज्य में रहेंगे, लेकिन जो चाइना है उससे हमारी रक्षा करनी होगी। कहा गया ठीक है। और 35वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा बाबू? 35वां संविधान संशोधन। और सिक्किम को अधिराज्य बना दिया गया। अधिराज्य, अधिराज्य का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हमारे राज्य हैं वैसे नहीं, उनका इंटरनेशनल मैटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा, भारत देखेगा। बाकी राजा स्वतंत्र है, अपना करते रहेंगे। अब चाइना नहीं कर पाया कुछ, घबरा जाएगा। लेकिन भारत को क्या डर था? भारत को ये डर था अधिराज्य रहेगा, जब तक मन करेगा रहेगा, फिर कह देगा कि हम जा रहे हैं। यूनियन में तो शामिल नहीं हुआ है ना। तो 1 साल बाद 1935 में जैसे दोनों में दिक्कत होने लगा। राजा कहता था कि हम चाहते हैं कि समझौता करें तिब्बत से, नेपाल से। भारत कह रहा है कि नहीं भाई मत करो, अब दिक्कत होगा। तो जो आज आपके दिख रहे हैं, अजीत डोभाल जी का नाम सुने हो? अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाले एकमात्र इंसान अजीत डोभाल। भाई तुम लोगों को उनकी जीवनी बताएंगे एक दिन। पाकिस्तान में 12 साल रहे हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चला है। आईएएस ऑफिसर भारत के, मुसलमान बन के रहे हैं अजीत डोभाल। उनकी पोस्टिंग की गई कहाँ पे? सिक्किम में। और 1 साल में 1975 में एक दिन राजा सोए हुए थे, तब तक उठते हैं तो पता चला कि भारत की सेना अंदर घुस गई है। ये क्या है? तो राजा साहब उठिए, आप पेंशन लीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस पर साइन कीजिए। और राजा साइन करवा के सिक्किम को क्या कर लिया गया, भारत में हमेशा के लिए मिला लिया गया। 1 साल बाद 36वें संविधान संशोधन से, और आज सिक्किम भारत का राज्य है, अभिन्न अंग है, यूनियन में आ गया। यूनियन में नहीं होता तो चाइना क्या करता, छीन लेता। यूनियन में आ गया तो चाइना नहीं छीन पाएगा। बात समझ आ गई? तो ये हो गया एक। और ये एग्जाम्पल सिक्किम वाला किसका था? बाहरी क्षेत्र को शामिल करना। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 2। तो अनुच्छेद 2 के तहत बाहरी क्षेत्र को शामिल कर लिया है। कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम। कब शामिल किया गया? 1974 में अधिराज्य बनाया गया। पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1975 में। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं अनुच्छेद 3 पे। बोर मतलब बोरिंग नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है?
या चलो अब नोट कर लो इतना, उसके बाद ज्यादा हो जाए।